कल के दिन खबर आई थी कि गाजा के लिए एक मैरीटाइम कॉरिडोर निकाला जा रहा है। ये मैरीटाइम कॉरिडोर खबर ये में था कि जल्दी शुरू हो जाएगा, तो आज सैटरडे के दिन ये नहीं निकल पाया। सैटरडे के दिन न निकलने का कारण ये थे कि एक तो इसराइल की तरफ से परमिशन नहीं मिली, दूसरा ये था कि जो इसका रास्ता है वो भी सिक्योर नहीं है। तो ये जो कॉरिडोर है ये सिप्रस से निकलना है और इसने गाजा के इलाके तक पहुंचना है। तो यहाँ पर कोशिश ये है कि जो सप्लाईज लोगों तक पहुँचाने के लिए जो कोशिशें चल रही है उसमें से एक इसको जोड़ा जा रहा है। तो यहाँ पर कल की तरफ अनाउंसमेंट आया था। कल की अनाउंसमेंट में यूएस, यूके, यूरोपियन यूनियन और इसके अलावा कुछ और देशों ने मिलकर ये मैरीटाइम कॉरिडोर की घोषणा की थी और उन्होंने उम्मीद जताई थी कि आने वाले दिनों में ये मैरीटाइम कॉरिडोर से काफ़ी सप्लाई गाजा के इलाके तक पहुंचेगी। तो अभी यहाँ पर एक शिप जो स्पेन की तरफ से भेजी गई है वो अभी यहाँ पर जो सिप्रस का पोर्ट है लकन्ना, वहाँ पर वो अभी डॉक हो रखी है। वहाँ पर उसकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम निकलने के लिए तैयार है, बस हमको ऑर्डर चाहिए और हम निकल जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे कि ये जो मैरीटाइम कॉरिडोर है ये सिप्रस से गाजा के बीच से निकलेगा और दोनों के बीच की जो दूरी है वो लगभग 300 किलोमीटर है। तो 300 किलोमीटर की दूरी होने के कारण ही इसको यहाँ सिप्रस से निकाला गया है। तो सिप्रस की गवर्नमेंट की तरफ से स्टेटमेंट कहा गया है कि उसने कहा है कि हम बिल्कुल तैयार है सपोर्ट करने के लिए। और कल के दिन वहाँ उर्सुला वॉन डर लायन भी पहुंची थी, जो कि यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट है। उन्होंने उम्मीद जताई थी कि ये कॉरिडोर आने वाले दिनों में काफ़ी इससे सप्लाई गाजा के लोगों तक पहुंचेगी। तो जहाँ तक बात है कि जो यहाँ पर एक समस्या ये है कि इसराइल ये जो सप्लाईज है उनको जब तक परमिशन नहीं देगा तब तक ये सप्लाईज गाजा तक नहीं पहुँचेगी। और दूसरी दिक्कत ये है कि अगर सप्लाई गाजा में पहुँच जाती है तो भी इसराइल चेकिंग करेगा इसकी। तो उसके बाद चेकिंग करने के बाद इसराइल इसको परमिशन देगा और परमिशन भी इसराइल कहाँ पर भेजेगा उसको भी परमिशन इसराइल ही तय करेगा। क्या वो साउथ गाजा में जाएगी, क्या वो नॉर्थ गाजा में जाएगी, ये सारा इसराइल करेगा। तो ये जो सप्लाईज है अगर ये गाजा तक पहुंच जाती है तो इसके बाद भी इसको लोगों तक त्वरित पहुंचाना बड़ा मुश्किल काम होगा। तो इसलिए यूएस की तरफ से स्टेटमेंट आया, उसने कहा कि आने वाले दिनों में यूएस एक गाजा में टेम्पररी पोर्ट बनाएगा और उसके लिए उसने 1000 यूएस कर्मियों को लगाया है और ये 60 दिनों तक बन जाएगा। उसके बाद यूएस को उम्मीद है कि जो सप्लाई सिप्रस से आएगी वो सीधे गाजा के इस टेम्पररी पोर्ट में पहुंचेगी और उस टेम्पररी पोर्ट के बाद तुरंत ये गाजा के इलाकों तक पहुंचेगी। तो ये जो आज के दिन खबर ये है कि आज नहीं हो पाया स्टार्ट यहाँ पर। ये जो शिप थी उसको उम्मीद थी कि आज ये यहाँ से निकल जाएगी, लेकिन शिप नहीं निकल पाई। और इसराइल की परमिशन होनी बहुत ज़रूरी है। इसराइल ने अभी तक इसमें उसने कोई कंफर्म नहीं किया है और उसने उसकी तरफ से स्टेटमेंट में अभी कन्फ्यूजन की स्थिति बनी हुई है, क्या वो इस शिप को आने देगा गाजा के अंदर। तो ये एक क्वेश्चन मार्क है इस समय। और जहाँ तक बात की जाए कि ये जो सप्लाईज होगी ये शिप से आएगी, तो इसमें जो सप्लाईज है तो कहा जा रहा है कि 50 घंटे का समय लगेगा ये सिप्रस से गाजा के इलाके तक पहुंचने में। और दूसरा इसमें ये है कि इधर की तरफ जो लेबनान पड़ता है रास्ते में, तो लेबनान में भी सिचुएशन इस समय ठीक नहीं है। तो हो सकता है कि जो इधर से शिप निकले इस कॉरिडोर के रास्ते से उनमें उन शिपों के ऊपर अटैक हो सकता है। हालांकि इसके लिए जो ये ग्रुप बन रखा है कंट्रियों का जिसमें यूएस, यूके और दूसरे देश शामिल है, वो इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि जो शिप कॉरिडोर है ये सिक्योर है और कोई इसमें हमला ना करे। इसराइल ने आज के दिन रफा का एक बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर अटैक किया है। ये जो बिल्डिंग थी 12 मंजिला बिल्डिंग थी और इसमें लगभग 200 से ज़्यादा लोग इसमें रहते थे। ये 500 मीटर दूर है इजिप्ट के बॉर्डर से ये बिल्डिंग। और इसराइल ने यहाँ पर इसलिए हमला किया है, इसराइल का कहना है कि ये जो बिल्डिंग है इसका इस्तेमाल हमास करता था और इसराइल ने हमला करने से आधा घंटा पहले उसने वार्निंग दी थी जो इधर के बिल्डिंग में रहने वाले लोग थे और कहा था कि आपको निकलना है फटाफट यहाँ से। तो लोग यहाँ से निकल गए थे और जब यहाँ पर इसराइल ने स्ट्राइक किया तो किसी व्यक्ति के अभी तक मरने की खबर नहीं आई है। हालांकि ये खबर मिली है कि कुछ लोग घायल हो गए। तो UNRWA के ऊपर एक रिपोर्ट इसराइल की तरफ से आई थी जिसमें इसराइल ने कहा था कि UNRWA से जुड़े हुए लगभग 12 लोगों ने हमास के साथ मिलकर 7 अक्टूबर के दिन अटैक किया था। तो ये रिपोर्ट इसराइल द्वारा आई थी और इस रिपोर्ट के आने के बाद कई देशों ने UNRWA की फंडिंग को रोक दिया था। उसके बाद UNRWA ने खुद अपनी इंटरनल इन्वेस्टिगेशन शुरू कर रखी है, हालांकि अभी तक रिपोर्ट उसकी नहीं आई है। तो रिपोर्ट अगले महीने तक आ जाएगी। अभी तक इसराइल ने जो
आरोप लगाए रिपोर्ट में, उसको अभी तक उसने एविडेंस नहीं दिया है। तो कई दिन हो गए UNRWA की तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि ये फंडिंग जो रुकी हुई है, अगर ये हमको मिलती नहीं है तो हमारा जो काम है वो नहीं कर पाएंगे। तो इसको देखते हुए कुछ दिन पहले खबर आई थी कि यूरोपियन यूनियन ने UNRWA की फंडिंग जो रुकी थी उसको बहाल कर दिया दोबारा से। और यूरोपियन यूनियन ने कहा है कि क्योंकि रिपोर्ट में जो एविडेंस नहीं मिले थे तो इस वजह से हम फंडिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। जबकि जो आज के दिन कनाडा और स्वीडन, इन्होंने भी इसी बात को रखा है सामने और कहा है कि जो रिपोर्ट इजराइल की तरफ से उसका एविडेंस नहीं मिल पाया है। तो हमको इस वजह से हमको UNRWA की फंडिंग स्टार्ट करनी पड़ रही है। जहाँ तक बात है कि UNRWA की फंडिंग अभी तक जो सबसे बड़ा उसका डोनेटर है अमेरिका ने अभी तक उसकी फंडिंग को ब्लॉक कर दिया था कुछ दिनों पहले रिपोर्ट आने के बाद। अभी तक अमेरिका की गवर्नमेंट ने फंडिंग को दोबारा रिज्यूम नहीं किया है। तो अमेरिका ही सबसे बड़ा डोनेटर है UNRWA का। और UNRWA की बात करें तो UNRWA जो गाजा में इस समय जो सबसे बड़ा भूमिका निभा रहा है लोगों की मदद पहुंचाने में, तो UNRWA निभा रहा है। उसकी UNRWA की स्कूल है गाजा में, इसके अलावा UNRWA के हेल्थ फैसिलिटीज़ है। तो गाजा में हर तरीके से वो मदद कर रहा है। और साथ में UNRWA गाजा से बाहर जो फ़िलिस्तीनी लोग रहते हैं उनकी भी मदद करता है। जैसे कई जो फ़िलिस्तीनी लोग हैं वो जॉर्डन में रहते हैं, कई वेस्ट बैंक में रहते हैं, तो उनको भी UNRWA मदद करता है। तो इस वजह से UNRWA की फंडिंग को रिज्यूम करना बहुत ज़रूरी है अगर फ़िलिस्तीनी लोगों की हेल्प करानी है तो। US प्रेसिडेंट जो बाइडन आज उन्होंने प्रेस के साथ बातचीत की थी, जिसमें उन्होंने उनसे पूछा गया कि जो सीज़फायर को लेकर आपको किस तरह से आने वाले समय में स्थिति दिख रही है। तो उन्होंने कहा कि अभी बहुत टफ सिचुएशन है। और उन्होंने कहा कि रमज़ान से पहले होना डील बड़ा मुश्किल लग रहा है, जबकि कुछ दिन पहले वो बड़ा ऑप्टिमिस्टिक दिख रहे थे और उन्होंने कहा था कि डील कभी भी हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से जो डील थी उसको करने के लिए हमास का डेलीगेशन कायरो पहुंचा था, लेकिन 4 दिन तक वहां पर कायरो में पहुंचकर भी कोई डील फाइनल नहीं हो पाई थी। उसके बाद हमास का डेलीगेशन कायरो से निकल गया है। और कायरो से निकलते हुए हमास ने कहा था कि बातचीत अभी जारी रहेगी, लेकिन इसके लिए पहले इसराइल को सीरियस होना पड़ेगा और इसराइल को जो हमारी डिमांड है सीज़फायर की उसको मानना पड़ेगा। जबकि इसराइल आरोप हमास के ऊपर लगा रहा है और हमास के ऊपर आरोप ये लगा रहा है कि हमास इस समय सीरियस नहीं है। तो एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप इस समय दोनों पक्ष कर रहे हैं। तो उसके देखते हुए ये डील रमज़ान से पहले होना लगभग नामुमकिन है, क्योंकि रमज़ान अब लगभग 2 दिन की दूरी में है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है उससे पहले डील होना। हाउथी के रेबल्स ने आज अटैक किया और उन्होंने US का एक शिप थी उसके ऊपर अटैक किया है और ये यमन के इलाके से निकल रही थी। इसका नाम था प्रोफिल फॉर्चून। इसके ऊपर मिसाइल स्ट्राइक हाउथी ने किया और ये मिसाइल का कोई अभी तक इम्पैक्ट नहीं पहुंचा और ये जो वेसल है ये अपने रास्ते में निकलती जा रही है। कोई डैमेज और इंजरीज भी अभी तक की खबर नहीं आई है और हाउथी ने इसकी जिम्मेदारी ले ली है। इसके अलावा हाउथी के स्पोक पर्सन ब्रिगेडियर जनरल याह्या सरी ने क्लेम किया है कि उन्होंने US की तरफ 37 ड्रोन स्ट्राइक किया है, US की जो वारशिप इधर के इलाके में है। और उन्होंने ये अभी तक का हाउथी का सबसे बड़ा अटैक है जो उसने आज किया है। और US ने कहा है कि उसने 15 ड्रोन को स्ट्राइक डाउन कर दिया है। और जिस प्रकार से हाउथी के अटैक लगातार ये यमन के इलाके से वो रेड सी के जो शिप्स निकलती है वहाँ पर वो करता रहता है। और कल का जो हमला है या आज का हमला जो भी का है वो एक बताता है कि कितना ये सिचुएशन यहाँ पर अमेरिका के होने के बावजूद भी ये सिचुएशन अभी आउट ऑफ कंट्रोल है रेड सी के इलाके में। और ज़्यादातर जो कॉमर्शियल शिप है और रेड सी को ऑल टुगेदर उन्होंने छोड़ दिया है, वो कैप ऑफ गुड होकर रास्ते से निकल रहे हैं। एक टॉप US ट्रेजरी ऑफिसर ये लेबनान गए और लेबनान में जाके इन्होंने लेबनान सरकार से बात की है। ये इसलिए गए ताकि जो इस समय लेबनान का जो देश है वहाँ पर हिजबुल्ला एक ग्रुप है जो कि लेबनान से ऑपरेट करता है। और लेबनान की इकोनॉमी इस समय बड़ी इनफॉर्मल हो चुकी है, क्योंकि वहाँ 4 साल से बड़ा इकोनॉमिक क्राइसिस है। तो वहाँ का जो बैंकिंग सिस्टम है तहस नहस हो चुका है। तो वहाँ पर ज़्यादातर जो मनी सर्कुलेशन होता है वो इलीगल होता है। तो इसका फ़ायदा हिजबुल्ला और हमास जैसे ऑर्गेनाइजेशन उठाते। तो इसी के देखते हुए US के जो एक बड़े सीनियर ऑफिसर लेबनान गए और उन्होंने लेबनान सरकार से कहा है कि आपको अपना सिस्टम ऑर्डर में लाना पड़ेगा आपको। और दूसरा इन्होंने ये कहा है कि US आपकी मदद करेगा, लेकिन आपको पहले जो बिजनेस इन्वायरमेंट है आपको उसको बेहतर बनाना पड़ेगा। और अमेरिका भी चाहता है कि जो लेबनान की आर्थिक स्थिति है वो सुधरे, और तो उसके लिए कि पहले लेबनान को ही शुरुआत करनी पड़ेगी। और लेबनान में जैसे कि इलीगल इकोनॉमी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है, तो अमेरिका चाहेगा कि इलीगल इकोनॉमी को बंद किया जाए और जो ट्रेडिशनल इकोनॉमी जो बैंकिंग इकोनॉमी है उसको बल मिले, ताकि जो ये ग्रुप है हिजबुल्ला और हमास जैसे ग्रुप ये यहाँ से इलीगल इकोनॉमी
जब नहीं होगी तो इनको पैसा भी नहीं मिल पाएगा। अभी हमास के ऊपर यूएस और यूरोपियन यूनियन ने बैन लगा रखा है, सैंक्शन उनके ऊपर लगा रखा है, हिजबुल्ला के ऊपर भी लगा हुआ है। अमेरिका ने इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन घोषित कर रखा है। तो अमेरिका का कोई भी बैंक इनके साथ एग्रीमेंट या इनके अकाउंट को नहीं चला सकता है। तो उसको देखते हुए क्योंकि ये इलीगल इकोनॉमी में ये बैंकिंग का कोई ज़्यादा असर नहीं होता है, इम्पैक्ट नहीं पड़ता है, तो इस वजह से जो सैंक्शन अमेरिका की तरफ से लगाया गया है उसका असर नहीं हो पा रहा है ज़्यादा। तो जब तक लेबनान की इकोनॉमी इनफॉर्मल बनी रहेगी तब तक हमास और हिजबुल्ला जैसे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो फलते फूलते रहेंगे।